नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और आज मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आपके लिए एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुई हूँ। और आज का विषय है रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का पाठ 14 जो है आर्यभट्ट। यानी आज हम लोग पाठ 14 आर्यभट्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ और देखते हैं कि आर्यभट्ट जी के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस पाठ के माध्यम से हमें देने का प्रयास किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। मतलब पूर्व दिशायाम यानी पूरब की दिशा से उदेति सूर्यः सूर्य उदित होकर के पश्चिम दिशायाम यानी पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति अस्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके। इति यानी ऐसा, दृश्यते देखा जाता है, लोके संसार में यानी संसार में ऐसा देखा जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम किंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति सूर्य यत् सूर्यो गतिशीलम इति। परम किंतु न अनेन यानी यह नहीं अवबोध्यम अस्ति जाना जाता सुयत सूर्यम गतिशीलयति कि सूर्य गतिशील है। लेकिन ऐसा नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है यानी चलायमान है। सूर्यो अचलः सूर्य अचल है यानी गतिमान नहीं है। पृथ्वी च चला और पृथ्वी चलायमान है यानी सूर्य स्थिर है और पृथ्वी क्या है, गतिशील है, ऐसा कहा गया है। या स्वकीय अक्षे घूमती, या यानी पृथ्वी जो है स्वकीय अपने अक्षे अक्ष पर घूर्णति यानी घूमती रहती है। इति ऐसा सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः इस तरह का सिद्धांत स्थापित है। यानी ऐसा ये सत्य है कि सूर्य क्या होता है, अपनी जगह पर स्थिर रहता है और पृथ्वी क्या करती है, चलायमान रहती है। ऐसा क्या है, ऐसा स्थापित है, यह सिद्धांत सिद्ध किया हुआ है। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत, अयम सिद्धांतो यानी यह सिद्धांत प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सबसे पहली बार, प्राथम्येन यानी सबसे पहली बार, येन यानी जिसके माध्यम से प्रवर्तित किया गया, बताया गया। स आसीत वह थे, कौन, महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच और ज्योतिष विज्ञान के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट। आर्यभट्ट यानी जिसने पहली बार ये चीज पता लगाई कि सूर्य गतिमान नहीं है और पृथ्वी गतिशील है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, यह जिसने पहली बार पता लगाया वह कौन थे, तो कहते हैं कि वह महान गणितज्ञ और ज्योतिष विज्ञान के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट जी थे। आगे देखते हैं। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता, यह परंपरा से प्रचलित रूढ़ी जो थी, तेन प्रत्यादृष्टा इनके द्वारा क्या की गई, प्रत्यादृष्ट की गई। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। कैसे इन्होंने इसको सिद्ध किया कि पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है, गतिशील है, तो कहते हैं इन्होंने तेन यानी इन्होंने उदाहृतम उदाहरण दिया, यत यानी कि गतिशीलायाम नौकायाम यानी चलती हुई नाव पर उपविष्टाह मानवाह
बैठे हुए मनुष्य को जिस तरह से यह प्रतीत होता है, क्या स्थिरम अनुभवति, नौका स्थिर है। जैसे एक नाव में बैठे हुए व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि नाव चल नहीं रही है, स्थिर है, वैसे ही इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ये लगता है कि पृथ्वी गतिशील नहीं है, पृथ्वी स्थिर है। तो ये उदाहरण देकर उन्होंने ये समझाने का प्रयत्न किया था कि पृथ्वी गतिशील है। और क्यों कहते हैं, जैसे नाव में बैठे हुए व्यक्ति को ये लगता है कि नाव चल नहीं रही है, नाव स्थिर है, ऐसे ही मनुष्यों को भी ये लगता है कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वो पृथ्वी गतिशील नहीं है, चलायमान नहीं है। आगे कहते हैं अन्यान च पदार्थानाम गतिशीलान अवगच्छति, और नाव में बैठे हुए व्यक्ति को अन्यान यानी दूसरी चीजें, पदार्थानाम दूसरी चीजें, गतिशीलान अवगच्छति गतिशील दिखाई देती हैं। अब देखिएगा, जैसे आप कहीं बस से यात्रा कर रहे हो और आप बैठे होते हैं, जब बस चलती है तो आपको यूं लगता है कि ये सारे पेड़ और ये जो रास्ते में पड़ने वाली चीजें हैं ये सारी भगती जा रही हैं, लेकिन वस्तुतः होता क्या है, भगते आप जाते हैं क्योंकि आप बस में बैठे होते हैं और बस चलती जाती है तो वो चीजें हमें भगती दिखाई देती हैं। जबकि वस्तुतः होता क्या है कि वो सारी चीजें, वो पेड़, वो चीजें जो हमें रास्ते में दिखाई देती हैं वो नहीं चलती, हम चलते रहते हैं। ठीक है, तो उसी का उदाहरण उन्होंने दिया है नौका के माध्यम से। आगे देखते हैं, एवमेव इसीलिए गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेति। कहते हैं एवमेव इसी प्रकार से गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः, इस गतिशील पृथ्वी पर रहते हुए जो मानव हैं, पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करते हैं, यह मानते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, चलायमान नहीं है। और सूर्य आदि ग्रहान च, और सूर्य आदि जो ग्रह हैं, गतिशीलान वेद, गतिशील हैं, ऐसा लोग जानते हैं। यानी उन्होंने इसके माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया कि व्यक्ति को कैसे महसूस होता है कि पृथ्वी नहीं चल रही बल्कि सूर्य और जो ग्रह हैं ये चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, षट सप्त अधिक चित शततमे वर्षे, यानी 476 वर्ष पहले आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति, आर्यभट्ट ने जन्म लिया था। इति यानी ऐसा, तेनैव विरचिते, उनके द्वारा ही विरचित यानी रचित, आर्यभट्टीयम यानी जो आर्यभट्ट उनकी जो रचना है, इत्य अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में उल्लिखितम, उल्लेख किया गया है। यानी आर्यभट्ट जी ने अपनी रचना किसमें, आर्यभट्टीयम में यह उल्लेख किया है कि उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, ग्रंथो अयम यानी यह ग्रंथ, तेन उनके द्वारा, त्रयोविंशति तमे यानी 23 साल की उम्र में, वयस यानी उम्र में, विरचितः रचा गया था। यानी आर्यभट्टीयम की रचना उन्होंने 23 साल की उम्र में की थी। आगे देखिएगा, ऐतिहासिक स्तोत्रभिः ज्ञाते ते यत् पाटलिपुत्रम निकषा। क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञायते, यह जाना जाता है, यत कि पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के निकट, पाटलिपुत्रम निकषा यानी पाटलिपुत्र के निकट, आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट का, वेदशालाम आसीत, वेदशाला यानी प्रयोगशाला थी, ऐसा माना जाता है। ऐतिहासिक स्रोतों से ऐसा पता चलता है कि पाटलिपुत्र के समीप ही आर्यभट्ट की जो प्रयोगशाला थी वह स्थित थी। अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत। इसी के माध्यम से इदम अनुमीयते, यह अनुमान लगाया जाता है कि तस्य कर्म भूमि यानी आर्यभट्ट की कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत, पाटलिपुत्र ही है। आगे देखिएगा,
आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते, यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। कहते हैं आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, गणित और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। यत्र जहां पर संख्या नाम आकलनम महत्वम आदधाति, संख्याओं की का आकलन की गणना को महत्व प्रदान किया जाता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिते स्म। फलित ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का विश्वास नहीं था। गणित यत् पद्धत्याः कृतम् आकलनम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम्। अब क्या कह रहे हैं? कहते हैं गणित पद्धत्याः कृतम् आकलनम् आधृत्य एव, यानी गणित की पद्धति पर आकलन करके, मूल्यांकन करके ही इन्होंने यह सिद्ध किया कि क्या प्रतिपादितम, यानी यह सिद्ध किया यद ग्रहणे, यानी जो ये ग्रहण लगता है यह इसका कारण राहु और केतु नाम के दो दानव नहीं हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक कथा ऐसी प्रचलित है कि ये राहु और केतु नामक दो दानव हैं जो कि सूर्य को ग्रहण कर लेते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो इन्होंने क्या किया था? आकलन के आधार पर, गणना के आधार पर यह बताया था, यह सिद्ध किया था कि ग्रहण के पीछे राहु और केतु नामक दो दानव बिल्कुल भी नहीं है। क्या है उसके पीछे? आगे उन्होंने बताया है, देखिएगा। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहां तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन कारण हैं। किसके? ग्रहण के। ग्रहण के ये तीन कारण हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। आगे देखिएगा। सूर्यम परितः भ्रामन्त्याः पृथिव्याः। क्या कहते हैं? सूर्यम परितः, सूर्य के चारों तरफ भ्रमन्त्याः यानी घूमती हुई पृथिव्याः, पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोगाद ग्रहणम भवति। संयोग से जब पहुंच जाती है तब क्या होता है? ग्रहण लगता है। क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती रहती है और उस क्रम में जब संयोग से वह चंद्रमा के परिक्रम पथ में पहुंच जाती है, परिक्रमा पथ में संयोग से पहुंच जाती है, तो वहां पर चंद्र ग्रहण होता है। यानी यदा पृथिव्याः छायापातेन, यदा यानी जब पृथिव्याः छायापातेन, पृथ्वी के छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाशः, चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने से रुक जाता है, तब क्या होता है? उस समय चंद्र ग्रहण होता है। आगे कहते हैं तथैव, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य, आए हुए चंद्रस्य छायापातेन, चंद्रमा की छाया से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो आपने देखा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होने का कारण क्या है, यह आर्यभट्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। आगे देखिएगा। समाजे, समाज में नूतना नाम विचाराणाम स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। क्या कहते हैं? समाजे यानी समाज में नूतना नाम विचाराणाम, यानी नई विचारधारा को, नई बातों को स्वीकारेण यानी स्वीकार करने में, प्रायः जो सामान्य लोग होते हैं कठिनाई का अनुभव करते हैं। यानी सामान्य लोग नई बातों को बहुत जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव
उसी तरह से आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नई बात बताई हुई थी। क्योंकि इसके पहले लोग जानते थे कि राहु और केतु नामक दो दानव हैं जो कि ग्रहण का कारण है, और इन्होंने एक नई बात बताई। और क्या? कि इसका कारण राहु और केतु नामक दो दानव नहीं है, ये तो एक क्रम है ग्रहों का, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। और उसका कारण भी उन्होंने बताया, क्या? कि जब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता चंद्र ग्रहण, सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता तो सूर्य ग्रहण। तो ऐसा इन्होंने बताया। आगे देखिएगा, तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, इनका जो ये सिद्धांत था, जो इन्होंने यह बताया था, यह उपेक्षित हुआ, यानी लोगों ने इसका सम्मान नहीं किया, इसको स्वीकार नहीं किया। स पंडित मन्यानाम उपहास पात्राम जातः, यह कौन? आर्यभट्ट, अपने आप को विद्वान मानने वाले, पंडित अस्म मन्यानाम यानी अपने आप को विद्वान पंडित मानने वाले जो लोग थे, उनके द्वारा उपहास पात्रम जातः, हंसी के पात्र बने। यानी जो लोग समाज में अपने आप को बहुत विद्वान समझते थे, पंडित समझते थे, उनके द्वारा आर्यभट्ट उपहास के पात्र बने, यानी उनका मजाक उड़ाया गया। पुनः अपि, फिर भी, तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टाः, उनकी जो दृष्टि थी वह बहुत दूर तक देखने वाली थी। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, आधुनिक यानी आज के वैज्ञानिकों में, तस्मिन् यानी उनका, आर्यभट्ट का, तस्य च सिद्धांते, और उनके सिद्धांत का, यानी आज के समय में आधुनिक वैज्ञानिक आर्यभट्ट को और उनके सिद्धांत को समादर प्रकटतः, समादर यानी आदर भाव से देखते हैं, उसके प्रति आदर भाव प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि आज ये बात सिद्ध हो चुकी है, तो इसलिए आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो आर्यभट्ट को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अस्मादेव कारणाद, अस्मादेव कारणाद यानी इस कारण से ही, अस्माकम यानी हमारे, प्रथमोपग्रहस्य नाम, पहले उपग्रह का नाम, आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट यह नाम रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः, भारतीयों की गणित परंपरा में, अथ च विज्ञान परंपरायाः, हमारे भारत देश की गणित की परंपरा में और विज्ञान की परंपरा में, असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्, आर्यभट्ट, असौ यानी आर्यभट्ट जी एक शिखर पुरुष थे। शिखर पुरुष यानी सबसे उच्च कोटि के पुरुष थे, जिन्होंने सबसे पहले इस बात को सिद्ध किया था। ठीक है, तो चलिए पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उन पर एक दृष्टि डालते हैं। चलिए बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। एक एक करके अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। आप साथ के साथ प्रश्नों को और उसके उत्तर को समझिए। पहला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तर, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदित होता है? उत्तर है पूर्व दिशायाम, यानी पूर्व दिशा में। चूंकि एक पद में उत्तर देना है इसलिए सिर्फ उत्तर होगा पूर्व दिशायाम। दूसरा प्रश्न देखिएगा, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, आर्यभट्ट की प्रयोगशाला कहाँ थी? तो पाठ में आपने पढ़ा है, कहाँ थी? यस, पाटलिपुत्रम निकषा, यानी पाटलिपुत्र के समीप। तीसरा प्रश्न है, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च कः आसीत्, महान गणितज्ञ और ज्योतिष विज्ञान के प्रकांड विद्वान कौन थे? तो आपको अब तक पता ही चल गया होगा कौन थे। यस, आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः, आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो आपने देखा था, पाठ में पढ़ा भी था, ग्रंथ का नाम था आर्यभट्टीयम, यानी उत्तर है आर्यभट्टीयम। अगला प्रश्न देखिएगा, अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे
पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो ये भी आपने देखा, आर्यभट्ट, उनके नाम पर ही प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अब पूरे वाक्य में इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। देखिएगा, कह सुस्थापित सिद्धांत, कौन सा सुस्थापित यानी प्रसिद्ध सिद्धांत है? उत्तर है सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सुस्थापितः सिद्धांतः। क्या कहते हैं? सूर्यो अचलः यानी सूर्य चलायमान नहीं है, अचल है, और पृथ्वी चला यानी चलायमान है, गतिशील है। यह सिद्धांत प्रचलित है, क्या है? कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, यह सिद्धांत प्रचलित है। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्र ग्रहणम कथम भवति। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो उत्तर होगा यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। यानी जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कब देखा जा सकता है? उत्तर है यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रः समागच्छति तदा सूर्य ग्रहणम दृश्यते। यानी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण कहते हैं, उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आगे देखिएगा, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत। आर्यभट्ट जी का विरोध क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था? तो उत्तर देखिएगा, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे जनाः काठिन्यम अनुभवति, अस्मादेव कारणाद आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत। यानी समाज में नई बातों को, नई विचारधारा को स्वीकार करने में लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसलिए आर्यभट्ट की जो ये नई विचारधारा थी, जो नई चीज उन्होंने खोज करके समाज के समक्ष प्रस्तुत की, उसका विरोध किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम। पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट जो रखा गया, यह किस लिए रखा गया? तो पाठ में हमने पढ़ा था, उत्तर है आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आर्यभट्टे तस्य सिद्धांते च समादरः प्रकटितः। यानी आजकल के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आर्यभट्ट के प्रति अपना आदर सम्मान प्रकट किया, और उसे प्रकट करने के लिए अतः अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम। इसलिए उन्होंने प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा रखा। तो ये देखा आपने कि जितने प्रश्न थे इनका पूर्ण वाक्य में उत्तर किस तरह से लिखा जाएगा। आगे बढ़ें, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी इस पद में जो वाक्य, जो शब्द रेखांकित किया गया है, उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। तो चलिएगा, देखिएगा पहला वाक्य, सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, और यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है पश्चिमायाम, यानी पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम के जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द क्या आएगा? तो उत्तर बनेगा इसका सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? कस्याम दिशायाम। चलिए अगला वाक्य है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है, यह रूढ़ी, यह परंपरा प्रचलित है, रूढ़ी है, प्रचलित है। और यहाँ पर परंपरा को अंडरलाइन किया गया है। तो उत्तर इसका बनेगा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति
कया प्रचलिता रूढ़ि, परंपराया का कया। आगे देखिएगा, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष श्रमबद्ध वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष विज्ञान से संबद्ध है। और गणित ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष को अंडरलाइन किया हुआ है, और तो यहाँ पर क्या बनेगा उसकी जगह पे प्रश्नवाचक केन, और वाक्य बन जाएगा आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्ध वर्तते। आर्यभट्ट का जो सिद्धांत है, योगदान है, वो किससे संबंधित है। यहाँ आपको उत्तर दिया हुआ है और जो शब्द अंडरलाइन किया है उसके आधार पर प्रश्न बनाना है, ये ध्यान रहे। प्रश्न निर्माण यहाँ आप सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजे नूतन विचारधाराणां स्वीकारेण प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में प्रायः नई बातों को, नवीन विचारधारा को लोग स्वीकार करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो यहाँ सामान्य जनाह को अंडरलाइन किया हुआ है, तो सामान्य जनाह के जगह पर के आ जाएगा, यानी कौन करता है कठिनाई का अनुभव। और उत्तर होगा समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकारेण प्रायः के काठिन्यम अनुभवति, यानी कौन कठिनाई का अनुभव करता है समाज में नई विचारधारा को स्वीकार करने में। अंतिम है, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा जो आ जाता है, चंद्रमा की छाया जो पड़ जाती है, उससे सूर्य ग्रहण होता है। और अंडरलाइन किया गया है पृथ्वी सूर्ययोः, तो यहाँ हो जाएगा कयोः, यानी किनके। तो वाक्य बनेगा कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति, यानी किसके बीच में आने से सूर्य ग्रहण होता है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। और ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पेटिका यानी मंजूषा आपके लिए दी हुई है। मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को वाक्यों के अंतर्गत जहां पर सही अर्थ बैठता है आपको फिट करना है। यानी मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पदों को चुन करके खाली स्थान को भरिए। और यहाँ देखिए मंजूषा में शब्द हैं नौकाम, पृथ्वी, तदा, चला, अस्तम। इसका अर्थ क्या है, नौकाम पता है आपको, नाव, पृथ्वी, पृथ्वी, तदा, तब, चला यानी चलायमान, गतिशील, अस्तम यानी अस्त। चलिए अब देखते हैं वाक्यों में इनका प्रयोग कैसे होगा। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। यहाँ पहले में आ जाएगा अस्तम, यानी सूरज पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। दूसरा है सूर्य अचलः पृथ्वी च चला, यानी सूर्य अचल है यानी गतिशील नहीं है, और पृथ्वी क्या है, चला यानी गतिशील है। आपको पता है ना, आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। चलिए तीसरा देखेगा, पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगला है यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, यानी जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तदा यानी तब चंद्र ग्रहणम भवति, चंद्र ग्रहण होता है। अंतिम वाक्य है नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, नाव में बैठा हुआ आदमी नाव को स्थिर मानता है, अनुभव करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 5वां प्रश्न, और यहाँ पर आपको है संधि विच्छेद करना, यानी वाक्य शब्द दिए हुए हैं और आपको संधि विच्छेद करना है। चलिए पहला देखते हैं, ग्रंथो अयम, तो ग्रंथः जमा अयम, सूर्याचलः, सूर्य जमा अचलः, तथैव, तथा जमा एव,
कालातिगामिनी, काल जमा अतिगामिनी, प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम जमा उपग्रहस्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसके दो खंड हैं, अ और आ करके। तो पहला खंड देखते हैं। अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत, यानी जो नीचे पद लिखे हुए हैं इनका विपरीतार्थक पद लिखिए, यानी विलोम पद यहाँ पर लिखना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करना है, विलोम पद लिखना है। चलिए, उदय पाठ में दिया हुआ है अस्तः, उदय यानी उदित होना, अस्तः यानी ढलना। अचलः यानी जो गतिशील न हो, चलः यानी जो गतिशील हो। अंधकारः, अंधकार, तो इसका हो जाएगा प्रकाशः। स्थिरः, अस्थिर, स्थिर मतलब जो न चलता हो, स्थिर हो। अस्थिर यानी जो चलता हो, तो अस्थिर। समादरः यानी जो सम्मान पाता हो, निरादरः जिसका अपमान होता हो, समादरः का निरादरः। आकाशस्य, तो पृथिव्याः, आकाश यानी आसमान, तो पृथिव्याः यानी धरती, तो आकाशस्य का पृथिव्याः हो जाएगा। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। यहाँ क्या पूछा गया है, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। यहाँ पर पाठ से चुन करके आपको समानार्थक शब्द लिखने हैं। समानार्थक शब्द आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा ना, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे समानार्थक शब्द जो कि आपके पुस्तक में, आपके पाठ में दिया हुआ है, आपको लिखना है। तो देखिएगा, संसारे तो लोके, संसारे मतलब भी संसार और लोके मतलब भी समाज, संसार में। इदानीम यानी अब, सांप्रतम यानी अब। वसुंधरा पृथ्वी, समीपम निकषा यानी निकषा मतलब भी पास होता है, समीपम मतलब भी पास होता है। गणनम आकलनम, गणनम मतलब गणना करना, गिनती करना, आकलनम मतलब भी गिनती करना। राक्षसौ दानवो, तो ये रहा समानार्थक शब्द जो कि पाठ के आधार पर आपने देखा। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर और ये अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। अब नीचे कुछ पद दिए हुए हैं, इनको मिला करके आपको वाक्य बनाना है। पहला पद है सांप्रतम। अब सांप्रतम लगा करके आपको एक वाक्य बनाना है। सांप्रतम बालकाः क्रीडन्ति, अभी भी बच्चे खेल रहे हैं। सांप्रतम यानी अभी भी बच्चे खेल रहे हैं। निकषा यानी पास, तो विद्यालयम निकषा उपवनम अस्ति, विद्यालय के समीप बगीचा है। परितः, परितः मतलब चारों तरफ। मंदिरम परितः भक्ताः सन्ति, मंदिर के चारों तरफ भक्त हैं। उपविष्टः यानी बैठे हुए, तो कक्षायाम उपविष्टः छात्रः पठति, कक्षा में बैठे हुए छात्र पढ़ रहे हैं। अब अगला है, आप देख रहे हैं कर्म भूमि। भारत देशः मम कर्म भूमि अस्ति, भारत देश मेरी कर्म भूमि है। अगला प्रश्न है, अगला वाक्य है, पद है वैज्ञानिकः, और इससे जो वाक्य बनेगा वो होगा आर्यभट्टः भारतस्य प्रसिद्धः वैज्ञानिकः आसीत्, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो ये देखा आपने अभ्यास के प्रश्नों को, और यहाँ पर इस पाठ से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद करती हूँ पाठ की व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी, पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न है इस पाठ से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अति शीघ्र एक नई वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी।